गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत करेंगे राजस्थान के साथ। जोधपुर हिंसा के बाद पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई का बयान सामने आया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने किसी भी तरह के बवाल से इनकार किया है। कमिश्नर ने कहा कि ना पथराव और ना फायरिंग और ना ही समुदायों के बीच कोई झगड़ा हुआ। फेक न्यूज चलाने वाले मीडिया पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के जोधपुर में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। दो पक्षों के बीच झड़प की घटना संवेदनशील माने जाने वाले सुरसागर इलाके में हुई है और पत्थरबाजी के दौरान दो युवकों के घायल होने की भी खबर है। फिलहाल घटना के बाद 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा अंतरकलह से जूझ रही पार्टी को एकजुट करने और संगठन को मजबूत बनाने का मंत्र देंगे। जेपी नड्डा आज कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में होने वाली बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले वो वंदे मातरम भवन और रास बिहारी बोस अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और कल बेलूर मठ जाएंगे। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने बताया कि कानपुर हिंसा में पीएफआई के 5 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी बीमार है जो कि चलने फिरने में असमर्थ है। वहीं दूसरा आरोपी गायब है। कानपुर हिंसा में पुलिस अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर ने बड़ी मांग की है। हयात की पत्नी ने कहा है कि कानपुर हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही ये भी कहा कि हयात जफर हाशमी हिंसा में शामिल नहीं थे। हयात बेकसूर है और बदनाम करने की उसे कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी में सर्वे कराने का फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिली है। इस्लामिक आजाद मूवमेंट संस्था ने जज को धमकी दी है। चिट्ठी के जरिए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई। सिविल जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को चिट्ठी लिखी है और जज ने चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। सिविल जज रवि दिवाकर को इससे पहले भी धमकी मिल चुकी है। आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अलकायदा ने एक चिट्ठी जारी कर गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमलों की धमकी दी है। अलकायदा ने कहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए लड़ेगा। अलकायदा का यह बयान उस समय आया है जब बीजेपी नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद को लेकर कई बयानों पर विवाद खड़ा हो गया है। आरबीआई आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि आरबीआई लगातार दूसरे महीने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। साथ ही यह आशंका जताई जा रही है कि केंद्रीय बैंक कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ा सकता है। आरबीआई रेपो रेट में 0.35% से 0.40% तक वृद्धि कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह 8 जून से 10 जून तक वियतनाम के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट भेंट करेंगे और इन बोट का इस्तेमाल वियतनाम अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के तौर पर करेगा। राजनाथ सिंह वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वैन गियांग से मुलाकात करेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के लगातार हमले और हिंदुओं के कत्लेआम की घटनाओं के बाद भी लोगों का हौसला नहीं टूटा है। मशहूर खीर भवानी मेले के लिए बड़ी संख्या में गांदरबल पहुंच रहे हैं लोग और मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 250 श्रद्धालु बसों में सवार होकर माता खीर भवानी के दर्शन के लिए गांदरबल पहुंच गए हैं। आज से गांदरबल में खीर भवानी मेले की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर करने को लेकर सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आज औरंगाबाद में रैली होने जा रही है और इससे पहले शिवसेना ने रैली को लेकर चौथा टीजर जारी किया है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की रैली का वीडियो और भाषण शेयर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। यह आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करेगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक संस्था ही नहीं, लेकिन ऐसे संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका होती है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर बात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा। इस बात की जानकारी खुद सीएम केजरीवाल ने दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने मिलने का समय मांगा है, उम्मीद है कि वो जल्द ही हमें समय देंगे।
नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की आखिरी तारीख पर अब मुहर लग गई है। दरअसल ट्विन टावर को गिराने को लेकर आज नोएडा प्राधिकरण ने टावर गिराने वाली मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग आसपास के RWA CBRI के साथ बैठक की थी, जिसके बाद बैठक में तय हुआ कि ट्विन टावर को अब 21 अगस्त को गिराया जाएगा। ये जानकारी नोएडा प्राधिकरण की ओर से दी गई है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। कुल 21 IAS का ट्रांसफर किया गया, जिसमें 9 जिलों के DM भी इधर से उधर किए गए हैं। कानपुर हिंसा के बाद IAS नेहा शर्मा पर भी तबादले की गाज गिरी है। नेहा शर्मा को कानपुर DM के पद से हटाकर कहीं और तबादला कर दिया गया है। वहीं विशाख जी को कानपुर के नए जिलाधिकारी की कमान सौंपी गई है। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालय उड़ाने की धमकी दी गई है। राजधानी लखनऊ के मड़ियागांव थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले को लखनऊ पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार की रात एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लखनऊ के अलावा RSS के 5 कार्यालय उड़ाने की धमकी दी गई और धमकी के अंदर यूपी के 2 और कर्नाटक के 4 RSS दफ्तर का जिक्र है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा है। राणा दंपति को आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस आज उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने वाली है और इसी संबंध में मुंबई की खार पुलिस ने राणा दंपति के मुंबई वाले बांद्रा निवास के पते पर नोटिस भेजा है। भेजे गए नोटिस में खार पुलिस ने राणा दंपति को चार्जशीट दायर होते वक्त हाजिर रहने को कहा है। RJD सुप्रीमो लालू यादव ने 27 साल पुराने आचार संहिता के एक मामले में 8 जून को पलामू कोर्ट में उन्हें पेश होना है। लालू यादव झारखंड पहुंच चुके हैं और मामला साल 1995 का है, जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है। सूबे में कोविड-19 के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड-19 के 1881 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक मरीज BA.5 वेरिएंट का भी मिला है। बताया जा रहा है कि एक महिला को BA.5 का संक्रमण पाया गया है। बिहार सरकार आज महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। अधिवेशन भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे बड़ी संख्या में देश भर में उद्यमी जुटेंगे। टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों को लुभाने के लिए बिहार सरकार उद्यमियों को अनुदान देगी, ताकि जो राज्य में इस पॉलिसी के तहत निवेश करना चाहते हैं वो आगे आए। 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल होने का गौरव पाने वाला महात्मा गांधी सेतु ने एक बार फिर इतिहास रचा है। आज से महात्मा गांधी सेतु देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM नीतीश कुमार ने सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन किया। अब 15 मिनट में ही पटना से वैशाली की दूरी तय कर ली जाएगी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मूसेवाला हत्याकांड में SIT ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 शूटर्स की भी पहचान की है। गिरफ्तार सभी लोगों पर आरोप है कि शूटर्स को रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की गई। अलकायदा ने दिल्ली सहित भारत के कई राज्यों पर हमले की धमकी दी है। बीजेपी नेता की टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन ने धमाकों की धमकी दी है और आतंकी संगठन ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक ने भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के सहयोग की पेशकश की है। मंगलवार को जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर समस्या सुलझाने में भी हम भूमिका निभा सकते हैं। श्रीलंका में एक बार फिर भारत से मदद की गुहार लगाई है। श्रीलंका ने भारत से 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी है। उसने ये मदद यूरिया की खरीद के लिए मांगी है।